जरा सोचिए, पिछले 2500 सालों में दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य आए और धूल में मिल गए। लेकिन एक सभ्यता थी जिसने हर तूफान का सामना किया और मिटने से इनकार कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है ईरान की और उसके हैरान कर देने वाले लचीलेपन की। चलिए इस दिलचस्प दास्तान की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, इतिहास का एक सीधा सा नियम है कि हर महान सभ्यता का एक न एक दिन अंत जरूर होता है। उनके शहर खंडर बन जाते हैं, उनकी जुबान कोई बोलने वाला नहीं रहता और उनकी कहानियां वक्त की गर्द में खो जाती हैं। ये एक तरह से कायनात का कानून है। पर ईरान ने जैसे इस नियम को ही झुठला दिया। ये वो जमीन है जिस पर यूनानियों ने, अरबों ने, तुर्कों ने और यहां तक कि मंगोलों ने भी बार बार हमला किया, तबाही मचाई, लेकिन ईरान मिटा नहीं, बल्कि उसने अपने ही हमलावरों को अपनी संस्कृति में ऐसा घोला कि वो भी ईरानी बन गए। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा और बहुत अनोखा अपवाद है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई सभ्यता बार बार गिरने के बाद टूटने के बजाय झुककर फिर से कैसे खड़ी हो सकती है? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इसका पहला सुराग हमें मिलता है ईरान के भूगोल में। एक ऐसी जमीन जो एक ही वक्त में एक मजबूत किला भी थी और दुनिया का एक अहम चौराहा भी। जरा ईरान के पठार को देखिए, ये किसी कुदरती किले से कम नहीं है। एक तरफ जाग्रोस और एल्बोर्स के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो इसे बाहरी हमलों से बचाते हैं, तो दूसरी तरफ इसका अंदरूनी हिस्सा बड़े बड़े नमक के रेगिस्तानों से भरा है जहां जिंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही मुश्किल जमीन मेसोपोटामिया और भारत के बीच एक पुल का काम भी करती थी। इसी वजह से ईरान हमेशा दुनिया के बड़े घटनाक्रमों के बिल्कुल केंद्र में रहा। और अब आता है दूसरा और शायद सबसे हैरतअंगेज सुराग, ईरान की वो काबिलियत जिसने तलवार के जोर पर उसे जीतने वालों को ही अपनी संस्कृति में समो लिया। इतिहास इस बात का गवाह है। पहले आए सिकंदर के यूनानी, जिन्होंने ईरान के पहले महान साम्राज्य को खत्म कर दिया। फिर सदियों बाद आईं अरब की फौजें, जिन्होंने ताकतवर ससानियों को हरा दिया। और उनके बाद तुर्क और चंगेज खान के मंगोल। एक के बाद एक हमलावरों की लहरें ईरान को रौंदती गईं, लेकिन नतीजा हर बार दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग निकला। सिकंदर की कहानी तो और भी गजब है। ईरान को फतह करने के बाद उसने सिर्फ वहां राज नहीं किया, बल्कि वो खुद फारसी राजाओं जैसे कपड़े पहनने लगा, उनके जैसे दरबारी तौर तरीके अपनाने लगा। यहां तक कि उसने अपने सेनापतियों को भी ईरानी राजकुमारियों से शादी करने को कहा। मतलब यहां तो जीतने वाला ही हारे हुए की संस्कृति को अपना रहा था। अच्छा, यही कहानी अरबों के आने के बाद भी दोहराई गई। भले ही ईरानी जंग हार गए, राजनीति में दब गए, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं ईरानी प्रशासकों और विद्वानों ने असल में पूरे इस्लामिक खिलाफत की बागडोर संभाल ली। अब्बासी क्रांति, जिसकी अगुवाई अबू मुस्लिम एक ईरानी ने की, उसके बाद तो फारसी तौर तरीके और सोच ही नए साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बन गए। तो फिर ये बार बार होता कैसे था? इसका राज छिपा है ईरान के सांस्कृतिक डीएनए में। कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें कोई भी हमलावर छू तक नहीं पाया। ये उसकी पहचान की एक अभेद्य ढाल थी, एक ऐसा कवच जिसे कोई तोड़ नहीं सका। और इन हथियारों में सबसे बड़ा था शाहनामा। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। सोचिए, ये फारसी भाषा और ईरानी पहचान का एक जीता जागता किला है। फिरदौसी ने इस महाकाव्य में ईरान की हजारों साल पुरानी कहानियों को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और इसका पैमाना देखे, 60,000। जी हां, 60,000 छंद। जरा सोचिए, इसे लिखने में फिरदौसी को 30 साल लग गए, और वो भी एक ऐसे दौर में जब हर तरफ अरबी भाषा का बोलबाला था। उस वक्त शाहनामा लिखना सिर्फ शायरी नहीं थी, ये तो अपनी संस्कृति को बचाने का एक ऐलान था। और यह सिलसिला सिर्फ शाहनामा पर रुका नहीं। रूमी और हाफिज जैसे महान कवियों ने अक्सर विदेशी हुकूमत के दौर में ही अपनी सबसे बेहतरीन कविताएं लिखीं, और उनकी ये रचनाएं देखते ही देखते न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे इस्लामी जगत की साहित्यिक धरोहर बन गईं। फिर कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आया 16वीं सदी में। सफवी शासकों ने शिया इस्लाम को देश का धर्म बना दिया। अब यह एक बहुत बड़ा कदम था। इसने ईरान को उसके सुन्नी पड़ोसियों से एक अलग, एक बिल्कुल साफ पहचान दे दी, और इससे उसकी अपनी पहचान की जड़ें और भी मजबूत हो गईं। और टिके रहने की, खुद को बदलने की यही कहानी 20वीं सदी की बड़ी बड़ी उथल पुथल में भी जारी रही। एक ऐसा दौर जिसने ईरान को एक प्राचीन राजशाही से एक आधुनिक गणराज्य में बदल दिया। पहले पहलवी राजवंश ने देश को बहुत तेजी से मॉडर्न बनाने की कोशिश की।
लेकिन इस तेज रफ्तार बदलाव ने कई पुरानी जड़ों को हिला दिया। इसी उथल-पुथल के बीच आया 1953 का तख्तापलट और आखिरकार 1979 की इस्लामी क्रांति, जिसने 2500 साल पुरानी राजशाही को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। देखा जाए तो ये सब भी उसी ढलने और बदलने की लंबी कहानी के नए पन्ने थे। और इस क्रांति से जो निकला वो ईरान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। एक बिल्कुल नया सिस्टम, एक धर्म शासित गणराज्य, मतलब जहां सियासत और धर्म की बागडोर एक ही हाथ में आ गई। तो देख रहे हैं, पैटर्न बार बार खुद को दोहराता है। ईरान की कहानी हमें यही सिखाती है कि वो टूटे बिना झुकना जानता है। बाहर से जो भी आया, जो भी ताकत आई, उसे अपने अंदर समाकर, उसे एक नया रूप देकर वो हमेशा टिका रहा। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि ठीक है, साम्राज्य तो तलवार की नोक पर बनते हैं, पर वो क्या चीज़ है जो एक सभ्यता को, एक सिविलाइजेशन को हमेशा के लिए जिंदा रखती है? शायद जवाब फौजी ताकत में नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति की जड़ों में और वक्त के साथ बदलने की उस बेमिसाल काबिलियत में छिपा है।